नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम हड़प्पा का ये चैप्टर था जिसमें हम आर्थिक जीवन पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है वो कैसा था। आर्थिक जीवन के बारे में मैंने बताया ही था कि आर्थिक जीवन में कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, दूसरे नंबर पे शिल्प एवं उद्योग और तीसरे नंबर पे व्यापार एवं वाणिज्य था। ठीक है, तो हमने सबके बारे में लिखा दिया था। व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में भी मैंने लिखाया था कि भैया यहाँ से जो है मोहनजोदड़ो से सुमेरियन नाव का चित्रण मिला है, मतलब उनका चित्र मिला है। यहाँ से नगरों का अस्तित्व व्यापार पर आश्रित था। यहाँ के जो नगर, पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरी सभ्यता है। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा कि ये नगरी सभ्यता है और नगर जो है व्यापार उद्योग, उसमें कृषि भी शामिल होता है, हर चीज़ होता है। ठीक है, और सुरतोघई ये सुरतोघई जो है एक वाणिज्य बस्ती है। सुरतोघई वाणिज्य बस्ती है। ठीक है, वाणिज्य बस्ती है। कहाँ पे है ये? अफ़गानिस्तान में है। सुरतोघई कहाँ है? अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान की एक बस्ती है और ये जो है हड़प्पा सभ्यता की एक वाणिज्यिक बस्ती थी उस टाइम की। ठीक है, और हमारा हड़प्पा सभ्यता से व्यापार कहाँ कहाँ से चलता था उसके बारे में भी अभी मैं बता दे रहा हूँ, दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो वैदेशिक व्यापार कहाँ से कहाँ तक था उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ऐसे बना देते हैं। तो ये जो स्थान था यही, यहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, यहाँ से क्या होता था? व्यापार होता था। मैंने कहा था यहाँ ईस्ट आलमगीरपुर। ठीक है, यहाँ से अफ़गानिस्तान, इधर क्या था ये, ना बड़ा मत बनाइए, अफ़गानिस्तान को इधर कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये हमारा रहा बलूचिस्तान। ठीक है, बल्तिस्तान से सटा हुआ हमारा ईरान है। ठीक है, ईरान के बाद ही इराक है। ये उस समय का मेसोपोटामिया उस समय का, पहले इराक को मेसोपोटामिया कहते थे। ठीक है, फिर यहीं से ये भारत का नक्शा ऐसे हो जाता है। यहाँ पे बहरीन, उस बहरीन के लिए एक शब्द आया है दिलमुन। ठीक है, और यहाँ पे ओमान, ओमान के लिए भी एक शब्द है
मगन, ठीक है। यहाँ पे जो है मिस्र, ठीक है। ये इतना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे या भारत भी कर लेते हैं, पूरा भारत का हिस्सा था। तो यहाँ से लेके बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, बहरीन, ओमान और मिस्र तक जो है व्यापार किया जाता था, ठीक है। तो ये भी आप बना लीजिए। इसके बाद जो है हमारा अगला जो है हड़प्पा सभ्यता का जो अगला टॉपिक है वो है राजनीतिक जीवन या राजनीतिक स्थिति, ठीक है। तो आप जल्दी देखिए उसे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं अब, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन जो हमने कल छोड़ दिया था, या कहिए कि वीडियो पूरी हो चुकी थी, इसीलिए जो है इसे मैंने आज बता दिया है। तो ये आर्थिक जीवन पूरी तरह जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखिए, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता आप लोगों को कि बस सिर्फ थोड़ी सी जानकारी दे के मैं शांत हो जाऊं, ठीक है। मैं आपको वो सभी जानकारियां देना चाहता हूं जो हकीकत में है, ठीक है, जो 100% सच हो, वो चीज़ें आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, राजनीतिक जीवन या स्थिति पे। का राजनीतिक स्थिति या जीवन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कहें या फिर सैंधव सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता कहें या मातृ प्रधान सभ्यता कहें या सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहें, इतने नामों से हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जो स्थिति है वो दो भागों में बटी हुई है, ठीक है। या फिर कहिए कि राजनीतिक स्थिति में या फिर लोकतंत्र शासन रहा होगा, ठीक है, या फिर राजतंत्र रहा होगा, या पुरोहित का शासन रहा होगा, या फिर अन्य कोई शासन रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इतिहासकारों ने पुरोहित का शासन माना, इसलिए क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो है पुरोहित की मूर्ति मिली है, ठीक है। पुरोहित का मतलब जो इस समय के पीठाधीश होते हैं, ठीक है, शंकराचार्य होते हैं, वो उस समय उन्हें पुरोहित कहा जाता था। जैसे मुसलमानों में काफ़ी समय पहले खलीफा हुआ करते थे, ठीक है, ईसाइयों के पोप हुआ करते थे, ठीक है। तो इसी तरह जो है इसमें पुरोहितों का शासन रहा होगा। वो इस बेस पे कह रहे थे क्योंकि वहाँ से जो है मोहनजोदड़ो से जो है हमें एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, तो इससे ये सिद्ध वो कहना चाहते हैं कि ये जो है पुरोहित का शासन रहा होगा, कुछ इतिहासकार। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे दुर्ग भी था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजा का भी शासन होगा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये क्या हुई, मान्य नहीं हुई, नहीं मानी गई, ठीक है। फिर बाद के इतिहासकारों ने इसका पूरी तरह से खंडन किया कि भैया इससे तो कोई सिद्धि नहीं होता कि मूर्ति मिल गई है तो पुरोहित का शासन हो गया, और दुर्ग मिल गया तो राजा का शासन हो गया, ठीक है। घर कोई भी अच्छा बनवा सकता है, जिसके पास भी पैसे रहें, व्यापारी भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक है वो दो पक्ष हैं इसके, ठीक है। पहला पक्ष
पुरोहित का शासन रहा होगा, पुरोहित का शासन, और दूसरा जो था राज हाँ राजतंत्र। का शासन रहा होगा। ठीक है, इसमें लिखना चाहो तो कुछ इतिहासकार वही जो मैंने बताया, कुछ इतिहासकार इसलिए पुरोहित का शासन मानते हैं क्योंकि यहाँ पे पुरोहित की मूर्ति मिली है। ठीक है, और इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना राजतंत्र का शासन में। कुछ इतिहासकार राजतंत्र का शासन इसलिए मानते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग मिले हैं कई स्थलों से, हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से दुर्ग मिले हैं, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे राजतंत्र का शासन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर कुछ वर्षों या कुछ सालों बाद फिर इतिहासकारों ने इसका पूरी तरह से खंडन किया और राजनीतिक स्थिति सर्वमान्य बताई। ठीक है, लिख लीजिए नीचे थोड़ी सी लिख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में दोनों ही पक्ष, पहला पक्ष दूसरा। ठीक है, दो पक्ष हैं, पहला पक्ष पुरोहित का शासन रहा होगा, दूसरा पक्ष जो राजतंत्र का शासन रहा होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में दोनों ही पक्ष सर्वमान्य नहीं हैं। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता का शासन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, अगर राजा का शासन रहा होगा तो वो बहुत ही निरंकुश, स्वाभाविक है, जो भी कठोर होगा वही बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। ठीक है, और चाहे पुरोहित का शासन रहा होगा तो पुरोहित भी बहुत ही नियमों का पाबंद रहा होगा। ठीक है, दोनों ही पक्ष सर्वमान्य नहीं है, मतलब दोनों ही पक्ष जो है को मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, माने नहीं गए हैं। और लिखना चाहिए तो लिख लीजिए इसमें, हड़प्पा सभ्यता में शासन का चाहे जो भी प्रारूप रहा हो, चाहे जो भी स्वरूप रहा हो मगर शासन परिपक्व रहा होगा। ठीक है, क्योंकि शासन परिपक्व इसलिए रहा होगा क्योंकि यहाँ पे भौतिक उन्नति बहुत तेज़ी से विकास कर रही थी, क्योंकि ये एक सभ्यता जो है नगरी सभ्यता थी और इसने बहुत तेज़ी से अपना विकास किया। ठीक है, परिपक्व रहा होगा। लिखना चाहो तो नीचे और भी लिख सकते हो, क्योंकि उन्नत भौतिक वैदेशिक संबंध स्थापित करने वाला यह पहली सभ्यता थी। ठीक है, उन्नत भौतिक
वैदेशिक संबंध स्थापित करने वाली यह पहली सभ्यता थी, मतलब हम लोगों के नज़रिए से। ठीक है, लिखना चाहो तो नीचे थोड़ा सा और लिख सकते हो, क्योंकि उन्नत भौतिक तो जानते ही हो, वैदेशिक विदेश वाली, वैदेशिक संबंध स्थापित करने वाली यह पहली सभ्यता थी। ठीक है, जान गए। तो ये राजनीतिक स्थिति का पूरी तरह से जो है पूरा हो चुका है। ठीक है, जो ये चीज़ें मानी नहीं गई हैं तो इसमें इतना ही बहुत है। अब हम आगे चलते हैं, हड़प्पा कालीन धर्म। ठीक है, शुरू करते हैं हड़प्पा कालीन धर्म से। आप पहली वीडियो में देखेंगे तो इस सब के बारे में मैंने हड़प्पा कालीन धर्म। ठीक है, तो हड़प्पा काल में जो धर्म की बातें हैं वो कैसे पता चलेंगी, क्योंकि यहाँ से तो हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही मिला। तो हमें साहित्यिक पक्ष भी है, लेकिन हमने कभी उसे हम कभी उसे पढ़ ही नहीं पाए, या फिर हमारे इतिहासकार कभी उसे पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से ही इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन जो धर्म था उसके भी हम दो पक्ष पढ़ते हैं। पहला जो पक्ष है धर्म का क्रिया पक्ष, या फिर इसी को कहते हैं धर्म का क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, ये पहला हो गया, और दूसरा भी इसी में है, धर्म का सैद्धांतिक पक्ष या फिर दार्शनिक पक्ष। ठीक है, धर्म का सैद्धांतिक या फिर इसी को कहते हैं दार्शनिक पक्ष। और इधर हमारा जो है धर्म संबंधी साक्ष्य मिलते हैं, संबंधी साक्ष्य। जो हमारा धर्म संबंधी साक्ष्य मिला है, ठीक है, वही हम जो है धर्म की क्रियात्मक पक्ष में उसे हम अच्छी तरीके से तब उसे क्रियात्मक पक्ष को हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं जब हमें मिलता है धर्म संबंधी कोई साक्ष्य मिलेगा, तभी तो हम उसके क्रियात्मक पक्ष को, जो उसका किया गया कार्य है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं।
धर्म का जो सैद्धांतिक पक्ष है या दार्शनिक पक्ष है, तो इसे हम क्यों नहीं क्लियर कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस समय का सैद्धांतिक या दार्शनिक की बात जहाँ की जाएगी तो वहाँ पे हमें साहित्यिक साक्ष्य की ज़रूरत पड़ेगी, और हमने पहले ही बताया है कि साहित्यिक साक्ष्य मिला तो है लेकिन वो अपठनीय है, जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ, तो इसमें लिखना चाहो थोड़ा सा लिख सकते हो। धर्म का सैद्धांतिक पक्ष, जब हम उस समय का साहित्य का अध्ययन करेंगे, साहित्य का अध्ययन करेंगे तो ही हम सैद्धांतिक पक्ष जो है उसका जान सकते हैं। तो हमें सैद्धांतिक पक्ष तो नहीं मिला है, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब धर्म का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो भी दो भागों में है, ठीक है। ये नीचे लिखना चाहो तो लिख लो कि धर्म का सैद्धांतिक पक्ष हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब धर्म का जो है साहित्यिक पक्ष हमें उस धर्म का हमें साहित्य पता हो, ठीक है। तब हम जो है धर्म का साहित्यिक पक्ष पता कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इतना मिटा दे रहे हैं। इसके नीचे जो ये भी बताना था भी, ये धर्म का जो सैद्धांतिक पक्ष है या दार्शनिक पक्ष है उसके भी दो भाग हैं। एक प्रवृत्ति मूलक धर्म, ठीक है, और दूसरा है निवृत्ति मूलक धर्म। ये वाला जो है, ठीक है, ये इस तरह का धर्म है जिसमें जो है इंसान जो है अपने अभिष्ट को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, ठीक है। अवृत्ति मूलक जो है ये क्या ऐसा धार्मिक विचार जो अपने अभिष्ट की सिद्धि हो। अभिष्ट की सिद्धि मतलब हम पूजा पाठ करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रविष्टि मूलक धर्म में आता है, ठीक है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम वहाँ आएंगे, हम मनौती मान देते हैं, तो वो किस में आता है? प्रवृत्ति मूलक धर्म में आता है। और निवृत्ति मूलक जिसमें हमें मोक्ष, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे हम प्रवृत्ति मूलक धर्म कहते हैं। तो प्रवृत्ति मूलक धर्म में लिख लीजिए थोड़ा सा, ऐसा धार्मिक विचार जो अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए किया जाए, प्रवृत्ति मूलक धर्म कहलाता है। और निवृत्ति मूलक ऐसा धर्म जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो मोक्ष की प्राप्ति के किया जाए, या फिर यहाँ पे मोक्ष के यहाँ निर्वाण भी कर सकते हैं, ठीक है, मुक्ति भी कर सकते हैं,
ठीक है, ऐसा धर्म जो मुक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाए, या फिर ऐसा धर्म जो निर्वाण की प्राप्ति के लिए किया जाए। निवृत्त मूलक धर्म कहलाता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई? पूरा आ रहा है उसमें अभी? बहुत बढ़िया है, पूरा नीचे तक आ रहा है। ठीक है, इसमें जो है लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। नहीं, भौतिक भौतिक सुख के लिए, सुख के लिए अपने भगवान को भगवान के लिए भगवान की पूजा पाठ। ठीक है, भौतिक सुख के लिए अपने भगवान का पूजा पाठ करना क्या कहलाता है? प्रवृत्ति मूलक धर्म कहलाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, दो चीज़ें लिख सकते हो यहाँ पे। एक तो ये भी लिख सकते हो, इतना प्रविष्ट मूलक कहलाता है। दूसरा, भौतिक सुख के लिए अपने भगवान की पूजा पाठ करना, अपने भगवान का पूजा पाठ करना प्रवृत्ति मूलक धर्म कहलाता है। अब हम जो पढ़ रहे थे धर्म का, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्त मूलक। अगर कोई आपसे कहे कि धर्म का जो सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष मतलब हड़प्पा कालीन या सैधव कालीन या सिंधु घाटी कालीन धर्म का जो है पक्ष है, वो धर्म की क्रियात्मक पक्ष है, एक धर्म संबंधी साक्ष्य है। धर्म संबंधी साक्ष्य से ही हम धर्म का क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान करते हैं। और धर्म का जो सैद्धांतिक या दार्शनिक पक्ष है वो हमें साहित्य न मिलने की वजह से ज्ञात नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति मूलक धर्म और निवृत्त मूलक धर्म से हम इस पे थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं। ठीक है, कि वो अपने भगवान को दो तरह के होते हैं, या फिर वो अपने सुख सुविधा के लिए पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ इसलिए कहते हैं कि बहुत जगह से हवन कुंड मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, रौद्र रूप में भी मूर्तियाँ मिली हैं, और आद्य शिव जी की भी मूर्तियाँ मिली हैं, रुद्र मूर्तियाँ भी मिली हैं, बहुत सारी वहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियाँ जो हैं स्त्रियों की ही मिली हैं। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। धर्म का क्रियात्मक पक्ष या क्रिया पक्ष। मिटा रहे हैं अब आगे। ठीक है, अब धर्म का क्रियात्मक पक्ष जो है शुरू करते हैं। ये हो गया है नीचे वाला, इसलिए मिटा दे रहे हैं पूरा। ठीक है, धर्म का क्रिया पक्ष। और धर्म का क्रिया पक्ष हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? धर्म संबंधी साक्ष्यों से। ठीक है, तो धर्म का क्रियात्मक जो पक्ष है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक सैंधव सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से उसके क्रियात्मक
पक्ष की जानकारी मिलती है, क्रियात्मक पक्ष की जानकारी, पक्ष की जानकारी मिलती है जैसे यहाँ पे क्रियात्मक पक्ष या कर्मकांड, ठीक है, वो भी कर सकते हो, कर्मकांड पक्ष की जानकारी मिलती है या क्रियात्मक पक्ष की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हो गया ठीक है, कर्मकांड, जैसे कर्मकांड लोग करते थे, अनुष्ठान करते थे, इनका धार्मिक विश्वास था, विश्वास आदि, ठीक है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें क्या पता चलता है? क्रियात्मक पक्ष की जानकारी मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों से, ठीक है। धर्म संबंधी जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनसे जो है इसके क्रियात्मक पक्ष की जानकारी मिलती है, जैसे कर्मकांड, अनुष्ठान, धार्मिक विश्वास आदि, ठीक है। तो एक नीचे से लिखते हैं, मातृ देवी की उपासना। अब उपासना से शुरू करते हैं, हेडिंग डाल लेना 1 नंबर अब से, ठीक है। मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य। तो मातृ देवी की उपासना के जो साक्ष्य हैं वो कैसे हैं? हड़प्पा सभ्यता में मानवों में जो मूर्तियां मिली हैं वो स्त्री मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं, ठीक है। स्त्रियों की मूर्तियां, मानव मूर्तियों में स्त्रियों की मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ से, मानवों में जो बताता रहूँगा वो लिखाता रहूँगा, ठीक है। मानवों में सर्वाधिक यहाँ पे है वो, सर्वाधिक मानव मूर्तियां स्त्रियों की मिली हैं, स्त्री की मिली है। इसके आधार पर दो वो मिलते हैं, ठीक है। इसके आधार पर दो पक्ष निकल के आते हैं। इसके आधार पर मतलब मानवों में सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली हैं वो स्त्री मूर्तियां मिली हैं। इससे जो इस आधार पे जो है दो पक्ष निकल के आते हैं। पहला जो है, समाज जो है मातृसत्तात्मक रहा होगा, और दूसरा है कि मातृ देवी की उपासना होती होगी। ठीक है, ये दो ही चीज हो सकता है इससे। एक नंबर नीचे और तीसरा डाल लो।
एक मुहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। दिखाया गया है। ठीक है, एक मोहर से क्या दिखाया गया है कि स्त्री के जो है गर्भ से एक पौधा जो है निकल के बाहर आता है। अगर पूछ सकता है कि ये बताइए कि कौन सी सभ्यता है जिसमें एक मोहर पे स्त्री के जो है गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, तो वो हड़प्पा सभ्यता है। ये आपको जो भी मेंस पीसीएस के मेंस में जब लिखने के लिए आएगा ना, तब इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता चलेगी। इसे ही क्या कहा है, इसीलिए मार्शल जी ने, सर जॉन मार्शल जी ने इसे ही सर जॉन मार्शल जी ने पृथ्वी की देवी कहा है, या फिर इसी को उर्वरा की देवी कहा है। किसने कहा था? उर्वरा की देवी। पृथ्वी की देवी या उर्वरा की देवी, किसने कहा है? सर जॉन मार्शल जी ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इतनी मूर्तियाँ मिली इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। और इसी तरह जो है, देखिए आ जाएगा तो इसमें लिखा देंगे। और इसी तरह एक मोहर में जो है एक औरत को सिर के बगल खड़ा किया गया है, दिखाया गया है कि वो सिर के बगल खड़ी है एक मोहर पे। आ रहा हो तो उसको भी लिख देते हैं। चलिए आ जाएगा भी, लिख लीजिए। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर में सभ्यता की एक मोहर में या पर एक मोहर पर या में सिर के बल खड़ी एक स्त्री दिखाई गई है। एक स्त्री दिखाई गई है। इतना लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे चलते हैं। ठीक है, नीचे थोड़ा सा भी लग रहा है और आ जाएगा एक, इसको ख़त्म ही करते हैं। बलूचिस्तान से प्राप्त कुछ मूर्तियां जो हैं, स्त्रियों की कुछ मूर्तियां रौद्र रूप में दिखाई गई हैं। बलूचिस्तान से स्त्री की कुछ मूर्तियां रौद्र रूप में, कुछ
स्त्री की कुछ मूर्तियां रौद्र रूप में दिखाई मिलती हैं, दिखाई पड़ती हैं या दिखाई मिलती हैं। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, मिटा के फिर हम आगे चलते हैं। देख लीजिए, जो हड़प्पा सभ्यता या फिर इस समय की सभ्यता लगभग मिलती जुलती है। ठीक है, वहाँ भी पक्के मकान थे, यहाँ भी पक्के मकान थे। वहाँ रौद्र रूप में जो दिखाया गया है वो तो आप जानते हो, चामुंडा माँ या काली माँ, ठीक है, का रौद्र रूप है वो। देवियों के जो हैं वो 3 रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक सौम्य रूप, लक्ष्मी माता जी, सरस्वती माता, दुर्गा माता, ठीक है, ये पार्वती माता, ये जो है ये इनका सौम्य रूप है, रौद्र रूप। ठीक है, दूसरा जो है रौद्र रूप है। रौद्र रूप में काली माता जी का रूप देखा ही है। ठीक है, और तीसरा जो होता है काम रूप। कामाख्या देवी का मंदिर है असम में, वहाँ पे देखिएगा, वो उनका काम रूप है। ठीक है, तो स्त्रियों के जो 3 रूप होते हैं उसको आप जान लीजिए। मिटा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी इसी में चलेंगे। काफ़ी बढ़िया है चैप्टर, ये अच्छा भी रहेगा। हर एक चीज़ का हमें पता चलना चाहिए पूरी तरीके से कि क्या था उसमें, क्या ज़रूरी है जानना हमें। तीन रूप, देवियों के 3 रूपे जो हैं वो मैंने बता दिए हैं, वो आप लिख लीजिएगा, उसे मैं लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ें आप अपने से भी लिखते चलिए। देखिए, सैंधव सभ्यता में इससे तो पता चला कि जो देवी देवताओं की मूर्ति थी उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है मातृ देवी की मूर्ति थी। तो इसे भी लिख लीजिए। सैंधव सभ्यता में